चलिए, घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे जिस तरीके से संसद का पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या उम्मीद की जाए इस बार भी काम नहीं होगा संसद में? क्या जो तमाम बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं वो पेंडिंग में ही रह जाएंगे? आखिरी सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा है विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने तमाम पेंडिंग बिल को लेकर के और साथ ही साथ सरकार पर। आइए पहले उन्हें सुनते हैं। हमने बीजेपी की ओर से उनसे कहा कि जितने बिल हैं हमें इनमें से पास करने में किसी पर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सत्र चलेगा, क्योंकि पिछले 2 सत्र तेलंगाना विरोध की भेंट चढ़ गए और इस बार भी जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है वो ये कि तेलंगाना की मांग करने वाले भी वेल में आएंगे और तेलंगाना का विरोध करने वाले भी वेल में आएंगे, और ये पूरी स्थिति कांग्रेस की स्वयं निर्मित की हुई है। सरकार के नाते भी और पार्टियों के नाते भी हमारा फर्ज बनता है कि हम एक एक बच्चे की यहाँ सुरक्षा करें। लेकिन मैं हैरान हूँ, दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री भी जंतर मंतर में धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी जाकर धरने पर बैठे हैं। 2 सरकारें, यानी कि दिल्ली सरकार चलाने वाला भी धरने पर और केंद्र की सरकार का नेतृत्व करने वाला भी धरने पर। क्या होना? और आज तो मैं आश्चर्यचकित रह गई जब पता चला कि सरकार के राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दे दिया। चलिए, तो सुषमा स्वराज जी का कहना ये है कि हम तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन संसद चलेगी क्या, ये सवाल है। आपसे सवाल करना चाहेंगे यहाँ पर टमटा साहब। सवाल यही है कि आपके प्रधानमंत्री जी जो है वो अपील कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, और वहीं चिदम्बरम साहब की जो बात है वो ये कहती है कि शायद जो है कोई बिल पास नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या दोहरा रवैया का? अंदर से सबको पता है कि कोई बिल पास होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, चूंकि प्रक्रिया है तो चलने देते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने फिर सबसे अपील की भी, प्रतिपक्ष से भी अपील की है। जब जिन मुद्दों पर हम सहमत हैं, खुद सुषमा शर्मा जी का बयान आपने देखा है, स्वराज जी का, कि हाँ कुछ मामलों में जो सरकार के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार विरोधी निरोधक बिल रखे गए, हम उसको पास कराने में पूरी तरह से सहमत है। जब आप उस पर सहमत है तो सदन को चलने देने में आप सबको सहयोग कीजिए। अगर आप क्रेडिट की जैसे क्रेडिट तो देखिए, क्रेडिट सबको मिलेगा। ये तो लोकतंत्र में जो पास करता है, जो विरोध करता है। सवाल सुन लीजिए। उनका कहना यह है कि आपके लोग ही संसद नहीं चलने देंगे, आपके लोग ही वेल में आ जाएंगे तेलंगाना मुद्दे को। नहीं, हमारे लोग कहा जाए भाई, टीडीपी के लोग वेल में आ रहे, वो हमारे लोग तो नहीं है। ये तेलंगाना का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तेलंगाना के लोगों और समझना पड़ेगा। मंत्री अगर पक्ष और प्रतिपक्ष जी किरण कुमार मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश आज धरने पर हैं। वो धरने में तेलंगाना और सीमांध्रा के लोग बटे हुए हैं, ये सबको मालूम है। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने क्या नहीं हो रहा, लेकिन संसद को तय करना है कि उसमें क्या होना है। मुख्य प्रश्न है क्या हम जिन पर हमारी सहमति है, विपक्ष खुद मान रहा है कि देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, देश के लोगों की भावनाओं के लिए अनुरूप है, और विशेषकर भ्रष्टाचारी बिल, क्या उन बिलों को संसद में पास कराने में प्रतिपक्ष को अपने सहयोग पर हम सहमत है। दोनों पार्टियां लेफ्ट भी सहमत क्यों नहीं लेके आ रहे? आप महिला आरक्षण के ऊपर महिला आरक्षण एक सहमति का बिंदु है, उस पर क्या नोटिस देना चाहिए। देखिए, रास्ता निकलेगा अगर हम सब सहयोग में रहेंगे। दोनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, इसके अलावा खैर तमाम पार्टियां ऐसी हैं, समाजवादी पार्टी वो भी नहीं चाह रही कुछ बिल जो है वो उस पर बहस हो, लेकिन आपसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करना चाहिए। 2 बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाती है, प्रमुख विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस। किसको जिम्मेदार मानते हैं कि जिसने इस सत्र को, मतलब इस पूरी सरकार के जो सत्र चले हैं अब तक के, वो आज़ादी के बाद की सबसे खराब परफॉर्मेंस वाला सत्र संसद की परफॉर्मेंस देखने को मिली है? उम्र गुजरी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिर वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। पूरे 4 साल गुजर गए, आखिरी सेशन है, आखिरी सेशन में विपक्ष पे जिम्मेदारी डाली जा रही है। आपने पूरे 5 साल, यानी पूरे 4 साल, 4.5 साल, जो 5 साल पूरे होने वाले हैं, उनमें आपने क्या किया? तो
आप अपनी जिम्मेदारी से मुनकिर हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी बता रहे हैं। आप सारे इश्यूज को, अब सारी चीजें आप आखिर में नहीं करा सकते। मुझे लगता है अब जनता समझ गई है, अवाम समझ गई है, और जिस तरह से वक्त बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से तेलंगाना की बात सामने आई, अभी आपने कहा किरण कुमार भी धरने पे हैं, तो धरने का दौर चला आ रहा है। राहुल गांधी पहुंच गए धरने पे, और दिल्ली के तो शायद धरने से ही दिल्ली की सरकार वजूद में आई है। तो ये बहुत नुकसानदेह है पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए, अवाम के लिए। मुझे लगता है कि इसमें पक्ष और विपक्ष किसी को जनता माफ नहीं करेगी और हिसाब लेगी। चलिए अश्विनी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन नुकसान दोनों पार्टियां कह रही हैं कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए जो महत्वपूर्ण काम होने हैं, महत्वपूर्ण कानून बनने हैं, चाहे वो दंगा विरोधी के मुद्दे पर हो जिसका बीजेपी विरोध कर रही हो, या महिला आरक्षण को लेकर के मुद्दा हो, तमाम ऐसे बिल पेंडिंग है। बल्कि जन लोकपाल के बाद सिटीजन चार्टर का बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग हुए, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा। कोई 39 बिल पेंडिंग है विपुल, अगर देखा जाए नंबर्स पे, तो जो नंबर है वो 39 बिल का है। मैं थोड़ा सा हमारे पास हमारे स्टूडियो में दोनों पार्टियों के नुमाइंदे बैठे हैं। अभी इसी सत्र के पिछले हिस्से में लोकपाल बिल पारित हुआ है, वो भी हालात तब भी कमोबेश ऐसे ही थे, वो कैसे पास हो गया? सवाल ये उठता है, ये जवाबदेही इन दोनों पार्टियों की है। ये देश की दोनों बड़ी पार्टियां हैं, 2/3 सीटों पर इनका कब्जा है, वो बिल कैसे पास हो गया? और बाकी बिलों को लेकर इतना हंगामा क्यों जल्दबाजी? अगर इसका एक पहलू, इसका जवाब आप इनसे जरूर लेंगे, और मैं इसके दूसरे पार्ट में आता हूं, इस जवाब के दूसरे पार्ट में आता हूं। सरकार के अगर नजरिए से देखा जाए तो जब चुनाव को 3 महीने से भी कम वक्त बचा है, उस समय में आप सारे बिल लेके धुआंधार एक साथ क्यों आ रहे हैं? अब तक आप क्या कर रहे थे? 4.5 साल, 4.5 साल आपकी सरकार चली, तब तक ये बिल कहाँ थे? इनमें से मेरे ख्याल से कोई ऐसा बिल नहीं है जो बहुत नया हो, जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का बिल हो। सबके पुराना इतिहास है। यानी सरकार की मंशा थी, इसको स्ट्रेटेजी के तहत भी कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा थी कि आखिरी सेशन जो होगा, या आखिरी के 2 सेशन, 3 सेशन में हम इन बिलों को पास कराएंगे और जनता के पास जाएंगे, साहब हमने ताजा नए ये कानून दिए हैं, और ताजा चीजें जनता को ज्यादा याद रहती हैं, जैसा कि मनरेगा के केस में हुआ था। कुछ उसी तरह की रणनीति नजर आती है। लेकिन यहाँ एक गलती कह लीजिए, या एक फैसला जो था वो सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल बन गया, वो था तेलंगाना का फैसला। उस पर पार्टी को अपने ही सांसदों, विधायकों के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार चाहती भी है बिल पास हो जाए, और लेकिन परिस्थितियां ऐसी नजर नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री अपील करते हैं, ऐसी अपीलें हमेशा से होती आ रही हैं। अगर यूपीए 1 को देखा जाए, यूपीए 2 को देखा जाए, तो भी ऐसी अपीलें हुई। वो भी जानते हैं कि इसका बहुत ज्यादा व्यापक असर नहीं होगा। अगर आज के हंगामे की बात करें तो आज का जो ज्यादातर हंगामा गया वो तेलंगाना वाले मुद्दे पर गया। जिस तरह से इन दोनों पार्टियों ने, अगर वाकई संजीदा है, मैं संजीदगी की बात कर रहा हूं, अगर वाकई सरकार संजीदा है, चूंकि सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जिम्मेदारी सरकार की होती है, बिल सरकार के होते हैं, पास होने के बाद वो देश के कानून बनते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके आप इस बिल को पास कराएं, जैसा आप पहले 1-2 बार कर चुके हैं। लेकिन क्या वाकई सरकार संजीदा है? सवाल ये है। चलिए तमरा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कहा यह जा रहा है, जो राय निकल रही है वो ये निकल रही है, संजीदा नहीं थे आप अब, या फिर आप जो है राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक की। तेलंगाना का विषय आपको पता था कि विवादित हो सकता है, आपने वादा कर दिया, आपको पता था कि इस पर विरोध होगा, ये बिल पास नहीं होगा। अभी भी ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना बनाने के लिए हम बहुत संजीदा हैं, लेकिन ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं कि इस सत्र के अंदर ये बिल पास होगा। सिर्फ लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, सही बात है क्या? नहीं, मैं इस तरह से सहमत नहीं हूँ। सरकार पहले से संजीदा थी। इसी सत्र में 15वीं लोकसभा में, चाहे आप शिक्षा अधिकार कानून लीजिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल एक्ट को लीजिए, वो पास हुआ, भूमि अधिग्रहण का जैसा महत्वपूर्ण कानून पास हुआ, और लोकपाल बिल भी 2009 में पार्टी के मैनिफेस्टो में था, हमारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। 2011 दिसंबर में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, फिर लोकसभा में आया। आप सब जानते हैं कि लोकसभा में लोकपाल भी पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में राज्यसभा में प्रतिपक्ष कैसे बैकआउट हो गया। हमारा प्रश्न है कि देखिए, जब जिस बात पर हम सहमत हैं, खुद सुषमा स्वराज जी कह रही हैं कि लोकपाल के बिल को और मजबूत
करने के लिए 4 जो भ्रष्टाचारी निरोधी बिल सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस है, जुडिशियल अकाउंटिंग बिल का बिल लोकसभा में पास हो चुका, उसको राज्यसभा में पास होना है, जिनमें आपकी सहमति है, जो एक सदन के द्वारा पारित हो चुके हैं, तो क्या वो है, और आम सहमति भी है, आपने कुछ सदन में सहमति दी है, उत्तराखंड सहयोग देती है। तेलंगाना के मुद्दे में भी ऐसा नहीं थे कि सरकार ने सबसे बात की थी। साहब, आप तो जब लोकपाल बिल पास हुआ होगा तो आप सदन में रहे होंगे, जिस तरह से लोकपाल पास हुआ ऐसी सूरत हाल थे उस समय भी, वहां भी तेलंगाना को लेकर हंगामा चल रहा था। अन्ना नहीं आए थे सामने, लोकपाल के लिए दबाव नहीं था, लोकपाल आपकी गले की हड्डी बन गया था। लोकपाल हमारा कमिटमेंट था, हमने वो पूरा किया। आपका कमिटमेंट, चलिए आपका कमिटमेंट मान लेते हैं, दबाव आपने पास किया, मजबूर कर दिया था अन्ना ने आपको। इरफान साहब, मेरा सवाल दूसरा, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ सिविल सोसाइटी के लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोग तो बाद में आए। 2009 में हमारा पार्टी मैनिफेस्टो था, 2011 में संसद में हमने इंट्रोड्यूस किया था बिल, उस समय तो कोई तेलंगाना की हो रही है, तो कांग्रेस के द्वारा एक हिस्टोरिकल जो कदम उठाया गया थे लालू के विरोध के बावजूद, साहब सिविल सोसाइटी बनाया, बहुत ही ऐतिहासिक मौके को चूक कर गई कि देश के कानून के नव निर्माण में नागरिक पक्ष को भी शामिल करने के लिए पहली बार उपयोग किया था, उसको अन्ना हजारे उसकी पार्टियों ने धराशायी कर छोड़ दिया। ये हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारा क्या, तेलंगाना पर जब सारा प्रतिपक्ष भी सहमत है, सब सहमत है, टीडीपी पार्टी को प्रतिपक्ष की सहयोगी पार्टी है, अपने कुनबे को समझाओ ना, किरण कुमार को समझाओ, आप अपने कुनबे को समझाइए, हमारा तो ठीक ठाक है। देखिए आंध्र प्रदेश ने एक राय दे दी है। आप कह रहे हैं तेलंगाना के मुद्दे पर विपक्ष भी समर्थन कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि जब आपके लोग ही समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, बर्खास्त करो उनको। देश के संविधान में एक व्यवस्था है कि जिस राज्य का विभाजन होना है, उस राज्य की ओपिनियन लेना आवश्यक है, लेकिन उस ओपिनियन का संसद में बिल प्रस्तुत होने में कोई निषेध नहीं है। इससे बुरे हालात थे ना बिहार के, आंध्र प्रदेश वो वहां का काम था, लेकिन देश की संसद में उन कानूनों को पास न होने देना। इतनी देर से एकदम सवाल है कि बिल पहले से इंट्रोड्यूस है, महिला आरक्षण बिल पर पहले से, आखिर सरकार को संसद को चलाने में प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनको जिन मुद्दों पर वो सहमत है, उन सहमत मुद्दों में सरकार को सहयोग देना उनका फर्ज नहीं है। तमाम तरीके से हम लोग ग्रिल कर रहे हैं, जो सरकार में है निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पूरा सत्र में जब संसद नहीं चली है, उसमें विपक्ष का बड़ा योगदान रहा है। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर लाया गया, चाहे कभी भ्रष्टाचार को लेके, कभी अन्ना के अनशन को, कोई ऐसा मुद्दा बताएं जो गलत हो। जी, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम कामकाज तो चलने दें। तो आज जो महत्वपूर्ण बिल है उसे तो पास होने दें। महिला आरक्षण बिल आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पास नहीं होने देंगे। कौन, हम तो नहीं, इनके साथी मुलायम सिंह फाड़ता है या लालू यादव का आदमी फाड़ देता है। आपको कहना चाहिए ना, पहले इस बिल को लाइए। हम तो कहते रहे, इस बार भी कहा हमने, हम कह रहे हैं अगर तेलंगाना का पहले दिन ही ले जाते ना, और ये करते अपनी हिम्मत से, हमारे साथ ना देखिए आज कौन से बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस है, वो जिस पर आपकी पार्टी सहमत थी। हाँ, तो हम तो आज भी हमने इसके ऊपर आज कोई हंगामा हमारी तरफ से आपके सहयोग, क्या प्रतिपक्ष में टीडीपी वाले आपके सहयोगी नहीं है क्या, जो प्रतिपक्ष के हिस्से नहीं है? आप लोगों को भी देख, हमारे तो आप भी हमारे सहयोगियों की बात कर रहे हैं। टमटा साहब, आप तो उनके सहयोगियों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपकी पार्टी के अपने सांसद, अपने मुख्यमंत्री धरने पर बैठे और बिल का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश की विधानसभा की राय जो थी वो ली जानी थी, जरा उन लोगों की भी राय सुन लेते हैं जो कि आपकी सरकार को बाहर समर्थन दे रहे हैं। मायावती जी की बात सुनते हैं, क्या कुछ कह रही है महिला आरक्षण पर। जब भी सत्र शुरू होता है, आखिरी दिन होता है, महिला आरक्षण विधेयक ले आते हैं। इस बार भी इसको सूची में ले आए हैं, तो लेकिन महिला आरक्षण बिल वर्षों बीत गए हैं, अभी तक के पास नहीं हो सका है। हम महिला आरक्षण विधेयक के बिल्कुल पक्ष में हैं, क्योंकि इनके पॉपुलेशन 50% के करीब है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ये चाहती है कि जब ये विधेयक पास हो तो जो SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज की जो महिलाएं हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो इनका रिजर्वेशन अलग से होना चाहिए। इसके हमारी पार्टी पक्षधर है।
चलिए, तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बात कही। एक बात बताइए सर, तो इसके बाद हम अगले एजेंडे पे आएंगे क्योंकि समय की कमी है और आपको भी जल्दी निकलना है। टमटा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बीएसपी सपोर्ट कर रही है महिला आरक्षण के मुद्दे पर, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी इसके समर्थन में है, उसके एजेंडे में है। आप क्यों नहीं पहले इसको ही ले आते हैं, कम से कम एक बिल पास हो। आखिरी दिन लाने का जो इल्जाम लगाया मायावती ने कि आखिरी दिन लेकर के आते हैं महिला आरक्षण का मुद्दा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, प्रतिपक्ष से सभी से बैठक हुई, उसी के बाद जिन मुद्दों पर सहमति थी उन्हीं बिलों को सरकार ने पहले चरण में लाने की कोशिश। आज भी था जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल थे, भ्रष्टाचार निरोधक बहुत ही महत्वपूर्ण का था, एक सिटीजन चार्टर बिल था, दूसरा क्या कहते हैं जो फॉरेन ऑफिशियल और ऑर्गेनाइजेशन है उनके करप्शन के लिए बिल। आखिर क्यों राज्यसभा में पेश होना था, पेश नहीं हो पाया। नहीं, वो तो दंगा विरोधी राज्यसभा में था, लेकिन जो लोकसभा में दो महत्वपूर्ण मिलते हैं जिसमें आम सहमति थी, सारे लोग, सिर्फ समाजवादी पार्टी का कहना था कि वित्त विधेयक के अन्य को ले जाए, तो इसमें चरणबद्ध करके उसी महिला आरक्षण में बिल बताया। हमने यही कहा था जिसमें लोकतंत्र में सभी दलों की सहमति है उन बिलों को पहले चरण में पास कर लिया जाए। फिलहाल इस एजेंडे को इसी नोट पे खत्म करते हैं कि तमाम पार्टियां ये दावा तो कर रही हैं कि वो संसद को चलाना चाहती हैं, तमाम महत्वपूर्ण कानून वो लाना चाहती हैं, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो सबके इरादे बदल जाते हैं, ये चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां। ये फिलहाल एक राय निकल करके आती है। चलिए बात करते हैं दूसरे एजेंडे की। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ये जो आज नई कवायद शुरू हुई है थर्ड फ्रंट की, इसमें सपा, जेडीयू, बीजेडी, एआईडीएम के समेत करीब 11 दलों की बैठक हुई है। क्या इस बार 2014 में जो तीसरे मोर्चे की पार्टी दल है वो सफल होगा? और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज की कोलकाता रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर थर्ड फ्रंट आता है तो वो देश को थर्ड ग्रेड का बना देगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बात कही गई है। आपसे बीजेपी से हम पहले से जानना चाहेंगे सर, ये किस तरह की बात हुई कि मतलब हमारी पार्टी आएगी तो कल्याण कर देगी और थर्ड फ्रंट एनडीए आया तो ठीक है और थर्ड फ्रंट आया तो देश जो है वो थर्ड ग्रेड का हो जाएगा। ये देश 1996 में 2 प्रधानमंत्रियों को ऐसे को झेल चुका है, देवेगौड़ा जी और इंदिरा गुजराल, और आज इस देश के 125 करोड़ के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये देश तैयार नहीं है। वो ठीक है, अपने अपने कोशिश करता है, हर आदमी राजनीति में है, सैकड़ों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 11 मिल जाओ, 21 मिलो, 31 मिलो, पहले भी मिले हैं, कितने दिन इकट्ठे रहे, इसलिए थर्ड फ्रंट का इस देश में अब कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग तो इतना ही है कि यूपीए 2 के बाद एनडीए का नंबर है, एलीज किसके साथ कौन आते हैं, रीजनल पार्टीज की अपने एस्पायरेशंस हैं, अपने उनके लक्ष्य हैं, परंतु आज ये सच्चाई है, पूरा देश देख रहा है। कलकत्ता के अंदर यदि 5 लाख आदमी, जहां हमारी प्रेजेंस नेग्लिजिबल मानते हैं लोग, वहां नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं। और चिदम्बरम साहब भी कल बोली गए ना, आज भी चिदम्बरम साहब इंटेलिजेंट तो सबसे ज्यादा है, इसलिए कल वो जयललिता की तारीफ करके आए ताकि शिव गंगा से लोकसभा चुनाव में कमजोर कैंडिडेट आ जाए। और आज तो साहब बोल के कोई बिल पास होने की उम्मीद नहीं है, राइटिंग ऑन दी वॉल है, कोई थर्ड फ्रंट का कोई लेना देना नहीं, सब एक दूसरे के विरोधी। तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हुई है, अभी शुरू करते रहे ना। ये मेरी बात सुन लीजिए, 11 दल जो हैं उनके साथ आ गए हैं। अभी एनडीए जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पास सिर्फ 2 दल हैं। हमें दलों से लेना देना है, हम अकेले 272 प्लस शिवसेना, अकाली, आप अकेले ले आएंगे? नहीं, हम अकेले, शिवसेना हमारे साथ है, अकाली साथ हैं, और कुछ छोटे दल तमिलनाडु के हमारे साथ आए, और जिसकी गरज होगी आएगा ना। एक मास होता है, क्रिटिकल मास साइंस की भाषा में। हम लोग ये कह रहे हैं कि दक्षिण में तो आपकी प्रेजेंस है नहीं, आप दावे बढ़ा लोग जो कहते रहे ना, आज कांग्रेस की प्रेजेंस दक्षिण में कहाँ है? आंध्रा में थी, वो आपस में लड़ में खत्म हो गए, तमिलनाडु में शून्य हो चुके हैं, बंगाल के अंदर लगभग शून्य है। तो आज कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, हम केरल में है, केरल में है, केरल पूरी तरह स्थापित पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी का हाल नेशनल पार्टी का नहीं है, 125 साल पुरानी पार्टी का जैसा। आपके लोग भी थर्ड फ्रंट की बात को दरकिनार कर रहे हैं कि ऐसा फ्रंट जो है नहीं हो सकता, लेकिन मन ही मन लोग चाह भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कि इस तरह का कोई फ्रंट बन जाए, कांग्रेस उसे बाहर से सपोर्ट करके उसकी सरकार बनाए, और बाद में जैसे पहले हमने देखा है उस सरकार को कांग्रेस ने चरण सिंह की बनवाई, चंद्रशेखर की बनवाई, कांग्रेस का इतिहास है। थर्ड फ्रंट मैं नहीं देखता हूं कोई संभावना थर्ड फ्रंट के सरकार की बनने की। थर्ड फ्रंट के हमारे मित्रों को ये तय करना पड़ेगा, या तो यूपीए के गठबंधन या एनडीए का गठबंधन। इन 2 दलों की जो राष्ट्रीय धीरे धीरे पटल निकल रहा, और मुझे पूरा भरोसा, और जिस तरह के थर्ड फ्रंट के जो लोग इकट्ठा हुए उनके प्लेटफॉर्म से साफ है कि वो कॉमनवेल्थ फोर्सेस को देश की केंद्र सरकार से दूर रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, इसीलिए नरेंद्र
मोदी जी ने आज उनको कह दिया है कि वो थर्ड फंड की जगह थर्ड ग्रेड की सरकार है, लेकिन हमारी पार्टी यूपीए का जगह नॉर्थ से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक हमारी प्रेजेंस है। और मैं समझता हूं कि यूपीए अपनी सरकार को फिर स्थापित करने में स्थिति आपने देखी है। देखिए आप देखिए 2004 में भी इसी तरह के विधानसभा चुनाव हुए थे, यही थे राजस्थान में, तब भी हम हारे थे, मध्य प्रदेश में हम तब भी हम हारे थे, और वही था कि एनडीए 6 महीने पहले सरकार को चुनाव में चली गई थी। टमटा साहब विपुल सिंह जी, मैं सवाल से पहले अपनी बात कह दूं फिर आपका सवाल सुनूं। टमटा साहब, आपका जवाब विपुल सिंह जी ने आसान कर दिया और आप भी उसी पर आ गए, आपने अपनी हार मान ली। नहीं, हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लीडर ये कह रहे हैं कि जिसकी गरज होगी आएगा, तो एक तरफ अभी से गर्ग साहब ऐसा लगता है नहीं देखिए, और ऐसा लगता है आपने उनका तो कहना है मोदी साहब। अगर एक चीज मुझे थे, मोदी साहब कह रहे हैं कि आज वो की गरज होगी, वो कह दिया कि थर्ड फंड इज ए थर्ड ग्रेड। हमने इन शब्दावली कर दिया। हमारा कहना है कि राजनीति में यूपीए गठबंधन दोबारा आ रहा है, थर्ड फंड ने सैद्धांतिक रूप से एनडीए को रिजेक्ट कर दिया। आपने हार मान ली। मोदी जी ने थर्ड फ्रंट को तो एक्सेप्ट किया, उसका इकरार किया, लेकिन कांग्रेस का जिक्र भी नहीं किया। इसका मतलब उनकी लड़ाई तीसरे मोर्चे से कांग्रेस मोदी जी खुश देखते रहे, सरकार फिर आएगी निश्चित रूप से यूपी की सरकार 2014 में। क्या एक लोकतंत्र में जो कि इतना बड़ा देश है, क्या सिर्फ लोगों के पास बीजेपी या कांग्रेस यानी यूपीए या एनडीए का ही विकल्प होना चाहिए? क्या एक थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो उसको और नहीं पनपने देना चाहिए? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि सिर्फ दो विकल्प होना कहां तक सही मानते हैं लोकतंत्र के लिए आप? मुझसे पूछ रहे हैं जी बिल्कुल। देखिए, निकाह से पहले कई बार तलाक हुई है तीसरे मोर्चे में, और तीसरा मोर्चा वजूद में आ नहीं पाया। तीसरा मोर्चा एक ऐसी कवायद है जिसमें सब लोग पीएम बनना चाहते हैं, और सब ये चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए हम भीख मांगेंगे कि हमें सपोर्ट करो। कांग्रेस ऐसा काम कर सकती है, कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, दिल्ली की सरकार भी इसी पे चल रही है। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन टमटा साहब आपको जाना भी है, तो चलते चलते आखिरी रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे। आपकी रणनीति 2014 के लिए क्या है? थर्ड फ्रंट की बनती है तो आप देखिए, हम अपने पॉजिटिव कार्यक्रम के आधार पर किया, जैसे आपने दिल्ली में किया, आम आदमी पार्टी से गालियां भी आपको पड़ रही हैं, लेकिन आप समर्थन भी दे रहे हैं। थर्ड फ्रंट हो सकता है वो भी आपको गालियां दे और आप समर्थन नहीं आता। क्या रणनीति है? देखिए, हमारी सरकार है, हम 10 सालों के यूपीए के पॉजिटिव कार्यक्रम के आधार पर जनता का समर्थन मांगने जा रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि हम 2014 में फिर यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी। ये आप कह रहे हैं, आप अभी मान लिया था, अब आप कह रहे हैं फिर हम तीसरी बार आएंगे, हम तीसरी बार आएंगे। टमटा साहब, मेरा सवाल, अब आप डर गए लग रहा है। टमटा साहब, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, ऐसे तमाम सर्विस अगर तो आप क्या थर्ड फ्रंट? नहीं, अगर और मगर का प्रश्न नहीं है। निश्चित रूप से यूपीए गठबंधन के नेतृत्व में 2014 की भी सरकार बनने जा रही है। ये 10 सालों में जो हमारे सकारात्मक, जो हमारे पॉजिटिव कार्यक्रम है, इन 10 सालों में हम लोगों को लीगली सशक्तिकरण की ओर ले गए। 10 सालों में देश सबसे ज्यादा आर्थिक विकास की दौड़ में पूरी दुनिया में आगे बढ़ा है। इन 10 सालों में तमाम जगह आर्थिक मंदी आने के बाद हम निश्चित रूप से 14 में सरकार बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में आज शामिल होने के लिए, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये चर्चा जारी है। क्या थर्ड फ्रंट एग्जिस्ट कर रहा है, या हर बार की तरह थर्ड फ्रंट जो है सिर्फ एक बात एक हवा साबित होता हुआ दिखाई देगा? इन सब मुद्दों पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।